देखिए बजट की सीरीज़ चल रही है और इसके ऊपर हमने आपको जो लेक्चर कल डिलीवर किया था वो केयरिंग सोसाइटी के कंपोनेंट के ऊपर डिलीवर किया था। इस बार के बजट के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी। एस्पिरेशनल इंडिया जिसमें कि एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन कवर होता था, उसी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्री और द न्यू इकोनॉमी का जिक्र था। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट जो कि बहुत ही यूनिक कंपोनेंट था, दैट इज़ द केयरिंग सोसाइटी। उसमें पहला एस्पेक्ट जो हमने कल आपको पढ़ाया वो था चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द सोशल वेलफेयर। उसको हमने कल डिटेल में कवर किया। इसके साथ दूसरा डायमेंशन उसका ये था कल्चर एंड टूरिज्म, और यही दूसरा डायमेंशन आज हम कवर करने जा रहे हैं। इसको कवर करने के साथ ही आज ही इसी के ऊपर जब बाद में नोट्स बना करके हम एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को टारगेट करेंगे। देखिए जब हम ये तीनों के तीनों कंपोनेंट कवर कर देंगे, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी, उसके बाद बचेंगे दो बेसिस क्या थे, गवर्नेंस और रॉबस्ट एंड अल्टीमेट फाइनेंशियल सेक्टर। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर और गवर्नेंस ये दो बेसिस थे जिसके आधार पर ये तीन कंपोनेंट टिके हुए थे। तीन कंपोनेंट वाइंड अप होने के बाद हमें वो दो बेसिस करने हैं। उसके बाद आपका बजट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में कंप्लीट होगा विद ऑल द पॉलिसीज एंड द स्कीम्स सपोर्टिंग द बजट जो भी सरकार लेकर के आई। आज के मुद्दे पर हम आगे बढ़ते हैं। केयरिंग सोसाइटी के अंदर कल्चर एंड टूरिज्म को लेकर के सरकार क्या प्रावधान लेकर के आई है। इसमें देखिए सरकार 2500 करोड़ रुपीस टूरिज्म के लिए लेकर के आई है। 2500 करोड़ टूरिज्म को दिया है, 3150 करोड़ रुपीस फॉर द कल्चर, 3150 करोड़ रुपए कल्चर को दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन स्थापित होगा। ये देश का पहला इस तरह का इंडियन कैटेगरी का इंस्टीट्यूट होगा, इंडियन स्टेटस का, और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा रखेगा। मान लीजिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बराबर का दर्जा इसका होगा, उस तरह से ये कार्य करेगा। सरकार कहती है कि इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन की ज़रूरत इसलिए है, हमें बहुत ही ट्रेंड एंड क्वालिफाइड पर्सन्स चाहिए टू कंजर्व द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम्स। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा सरकार कहती है कि 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को आइकॉनिक साइट्स के तौर पर विकसित किया जाएगा, और इन साइट्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो लोगों तक प्रॉपर एजुकेशन के माध्यम से पहुंचे, उसके लिए इन साइट्स के ऊपर ही ऑन साइट म्यूजियम्स भी बनाए जाएंगे। ये जो साइट्स हैं इन्हें चुना गया है हमारे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंशिएंट हिस्ट्री के दौर से, और इनका एक रीजनल बैलेंस भी हमें नज़र आता है। तकरीबन हर क्षेत्र से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से ये साइट्स पिक की गई हैं। इसमें राखी गढ़ी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी, हरियाणा से ली गई है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिव सागर आसाम, धौलावीरा गुजरात और आदिचनाल्लूर तमिलनाडु से ली गई है। देखिए इसके ऊपर हम बाद में एक डेडिकेटेड लेक्चर रखेंगे, क्योंकि बजट के अंदर ये साइट्स का जिक्र है तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती हैं इस बार के प्रिलिमिनरी एग्जाम में और मेंस के अंदर भी। लेकिन मैच द कॉलम के लिए ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज हैं उसमें भी इसके ऊपर ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स गिवन है, आदिचनाल्लूर को छोड़ करके बाकी सभी साइट्स के ऊपर। तो राखीगढ़ी हरियाणा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिव सागर आसाम, धौलावीरा गुजरात, आदिचनाल्लूर तमिलनाडु। इसके अलावा सरकार ने प्रावधान रखा है कि वो रिक्यूरेशन करेंगे इंडियन म्यूजियम का। देखिए भारत का बहुत ही पुराना और कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन म्यूजियम ये कहाँ पर स्थापित है आपको पता होना चाहिए, कोलकाता। जनवरी में प्रधानमंत्री बंगाल गए थे, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इंडियन म्यूजियम का रिक्यूरेशन किया जाएगा। रिक्यूरेशन मतलब कि आप उसे क्योर करेंगे, क्योर मतलब कि वो वीकनेसेस से जूझ रहा है, बिगड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, तो उसको वापस से क्योर करने की ज़रूरत है। ऐसे में सरकार कहती है कि सिक्कों की अच्छे से स्टडी हो सके और हमारे जो ट्रेड एंड कमर्शियल लेगेसी रही है उसके बारे में लोगों को अच्छे से जानकारी मिले, इसके लिए म्यूजियम ऑन न्यूमिस्मेटिक्स एंड ट्रेड स्थापित किया जाएगा। और ये कोलकाता की ही ऐतिहासिक ओल्ड मिंट बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा, पुरानी टकसाल इमारत में। तो म्यूजियम ऑन न्यूमिस्मेटिक एंड ट्रेड इन द ओल्ड मिल्ट बिल्डिंग ऑफ द कोलकाता आएगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। 4 और म्यूजियम हैं जिन्हें रिजुमिनेट किया जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि म्यूजियम्स पे इस बार गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। जितनी भी 5 आइकॉनिक साइट्स विकसित करनी है वहाँ पर भी म्यूजियम होंगे। इंडियन म्यूजियम का रिक्यूरेशन किया जाएगा, न्यूमिस्मेटिक एंड ट्रेड के ऊपर एक म्यूजियम बनाया जाएगा, 4 और म्यूजियम है जिनका रिजुविनेशन किया जाएगा, और ट्राइबल म्यूजियम रांची में स्थापित किया जाएगा, झारखंड। ट्राइबल आदिवासी लोगों से रिलेटेड जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनके कस्टम कल्चर मैनर को और एनरिच करने के लिए, उसे ज़्यादा एक्सपोजर देने के लिए रांची में ये स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ट्राइबल म्यूजियम मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था 2018 में, उसके बहुत ही अच्छे नतीजे निकले हैं, वो एक्सपेरिमेंट बहुत सफल रहा, उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। सरकार क्या दलीलें देती है कल्चर एंड टूरिज्म के क्षेत्र में ये प्रावधान लाने के साथ साथ उनको अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आंकड़ों के माध्यम से, और फिर इसमें ऊपर मैं आपको डिटेल में अपना एनालिसिस भी अभी प्रेजेंट करूँगा।
सरकार ये कहती है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, जिसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है, उस ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त वे में इंप्रूव हुई है। जैसे कि 2014 में इंडिया की पोजीशन 65th थी, लेकिन 2019 में इंडिया की पोजीशन 34th हो चुकी है। और इस पोजीशन के इंप्रूवमेंट का सीधा सीधा नतीजा सरकार ये कहती है कि जॉब क्रिएशन में टूरिज्म सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जॉब क्रिएशन के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज में सीधे सीधे इसके इफेक्ट रिजेंबल होते हैं। सरकार कहती है कि 7.4% की बढ़ोतरी के साथ साथ हमने ये देखा है कि 1.75 लाख करोड़ से बढ़ करके 1.88 लाख करोड़ हुआ। ये 7.4% की बढ़ोतरी इस टूरिज्म में हमारी पोजीशन के इंप्रूव करने की वजह से ही हुई है हुई है। सरकार कहती है कि जॉब क्रिएशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि 2018 तक जहां ये सेक्टर टूरिज्म का 26.7 मिलियन लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहा है, वहीं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, वहीं ये 2029 तक अगर पूरी तरह से विकसित किया जाएगा तो 53 मिलियन लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारे और प्रावधान भी रखे थे बजट में जो सीधे सीधे कल्चर एंड टूरिज्म को सपोर्ट करेगा। मैंने आपको बताया था 1.7 लाख करोड़ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया, चाहे वो एयरवेज थे, जिसके तहत उड़ान स्कीम के अंदर 100 न्यू एयरपोर्ट्स लेकर करके आने का जिक्र था, जिसमें 600 से बढ़ा करके 1200 तक फ्लाइट्स करने का प्रावधान था। इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा उन एरियाज़ को जो रीजनली अभी उतने डेवलप्ड नहीं हैं। मैंने आपको ये बताया था कि नई तेजस ट्रेन्स चलाई जाएंगी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस की तरफ। और आपको पता होना चाहिए कि 2017 में सरकार के द्वारा सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम तेजस रखा गया। इसमें सभी तरह की मॉडर्न ऑनबोर्ड सर्विसेज मिलती हैं और ये बहुत ही इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी लेस्ड ट्रेन है। इसके मुख्यतः अब तक 4 रूट थे, लेकिन इसे अब एक्सटेंड किया जाएगा। इन 4 रूट्स में से मेन रूट्स ये थे: मुंबई से गोवा का रूट, चेन्नई से मदुरई का रूट, न्यू दिल्ली से लखनऊ का रूट और मुंबई से अहमदाबाद का रूट हुआ करता था। इस तेजस ट्रेन का एक्सटेंशन किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क के लिए मैंने आपको बताया था कि रोडवेज में सरकार ने कई तरह के नेटवर्क बढ़ाने की बात की। जहां पर 2000 किलोमीटर का कोस्टल रोड था, वहीं स्ट्रेटेजिक रोड, वहीं पर एक्सेस कंट्रोल हाईवेज के विकसित करने की बात, भारतमाला प्रोजेक्ट भारत का, उसे ही उन्होंने वहां पर रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट सरकार लेकर के आई है, इसका सीधा सीधा लाभ आपको टूरिज्म सेक्टर में देखने को मिलेगा। अब कुछ चीज़ों को समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। सरकार की कुछ पॉलिसीज़ हैं जिन पॉलिसीज़ के तहत ही टूरिज्म एंड कल्चर के तहत ये जो पैसा आवंटित किया जाएगा वो आपको इफेक्टिव होता नजर आएगा। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है स्वदेश दर्शन स्कीम। देखिए, ये स्वदेश दर्शन स्कीम जो है ये 2014-15 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसको मैनेज करता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इस स्वदेश दर्शन स्कीम का आस्पेक्ट ये था कि आप पूरी कंट्री लेवल पर थीम्स आइडेंटिफाई करेंगे। और कितनी थीम्स आइडेंटिफाई की जाएंगी? 15 थीम्स आइडेंटिफाई की जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक थीम है बुद्धिज़्म, और उस थीम के बेसिस पर वो थीम पे आधारित सर्किट बनाएंगे आप। तो जैसे बुद्धिस्ट सर्किट या बुद्धिज़्म सर्किट, फिर उस सर्किट को सेटिस्फाई करने के लिए कितने स्टेट्स उसमें कवर हो रहे हैं, उन स्टेट्स की कितनी लोकेशन कवर हो रही हैं, उसे बुद्धिज़्म नाम के सर्किट के अंदर कवर कर दिया जाएगा। यानी कि ये सर्किट ज्योग्राफिकल नहीं है, ये सर्किट किसी ट्रेड कॉमर्स बेस्ड, ये सर्किट थीम बेस्ड है। तो बुद्धिज़्म को एक एग्जाम्पल थीम के तौर पर मानिए। ऐसी 15 थीम आइडेंटिफाई करके थीमेटिक सर्किट बेस्ड ये अप्रोच है, जिसके तहत लेज़र शोज़, हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और अल्टीमेट टूरिज्म इंडिया का जो है कल्चरल सेंस में बढ़ोतरी करने का प्रावधान सरकार के द्वारा रखा गया था। इसके तहत सरकार ये कहती थी कि जब हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो ये एक इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम है हमारी, जिसके तहत हाई टूरिस्ट वैल्यू, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, इन 3 मुख्य बातों पर फोकस रखा जाएगा कि टूरिस्ट वैल्यू बहुत हाई लेवल टूरिस्ट वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी इन साइट्स को, कॉम्पिटिटिवनेस रखा जाएगा यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच किया जाएगा, और सस्टेनेबिलिटी रखी जाएगी यानी कि उन टूरिस्ट लोकेशंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े, इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज, सेंसिटिव एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाएगा और टूरिस्ट को भी एक अच्छा अनुभव मिले, वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को भी इसके रोज़गार के लाभ मिलें, आमदनियाँ मिलें, और आज की पीढ़ियों के साथ साथ भविष्य में भी इन साइट्स का आने वाली पीढ़ियां भी आनंद उठा सकें। ऐसे में सस्टेनेबल लेवल पर ये अप्रोच रखी जाएगी। इसे कॉस्ट इफेक्टिव रखना होगा और इसके ऑपरेशंस बहुत ही एफिशिएंट रखने होंगे। तो कॉम्पिटिटिवनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड हाई टूरिस्ट वैल्यू के बेसिस पे इसे चलाया जाएगा। इसे 100% सेंट्रली फंडेड माना गया है, यानी कि पूरी तरह से 100% पैसा सरकार, केंद्र सरकार देगी, और इसके तहत सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस CFA प्रोवाइड किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को जो इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूशन में लेकर के आएंगे।
पैसों को जुटाने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सहारा भी लिया जाएगा, जिसके तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉर्पोरेट हाउसेस को तय करनी होती है, जिसके तहत उन्हें पैसा देना होता है, उन्हें वर्चुअल फंडिंग की तरफ उन्हें वॉलेंट्री फंडिंग की तरफ लाया जाएगा कि वो इस दिशा में पैसा देने का काम करें। तो ये स्वदेश दर्शन स्कीम है जिसका ये इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा सरकार कहती है कि इसी कल्चर एंड टूरिज्म के तहत जो हमने फंड्स दिए हैं, इसका सीधा सीधा एक्सप्रेशन प्रसाद स्कीम में भी नजर आएगा। प्रसाद PRASAD का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ। P फॉर पिलग्रिमेज, R फॉर रेजुविनेशन, A फॉर एंड, S फॉर स्पिरिचुअल, A फॉर ऑगमेंटेशन, D फॉर ड्राइव। तो पिलग्रिमेज, रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव मतलब क्या है? इसके तहत जितनी भी आपकी कंट्री की इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेजेस साइट्स हैं, उन पिलग्रिमेजेस साइट्स से अटैच्ड जितना भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। कारण यही रहेगा कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जाए पिलग्रिम्स को, इंटरनेशनल टूरिज्म को इस तरफ अट्रैक्ट किया जाए, कई तरह के लेज़र शोज़ और आर्ट एंड क्राफ्ट, फोक म्यूज़िक, इन चीज़ों का यहाँ पर प्रमोशन हो सके, ताकि कल्चर भी कंजर्व हो और वहाँ के लोकलाइट्स को एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस भी यहाँ पर एक्सप्लोर होते नजर आएँ। इसके तहत ये प्रसाद स्कीम लाई गई थी, जिसके तहत सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि पिलग्रिम साइट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने को लेकर के स्कीम थी। ये भी 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इसके तहत भी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस के राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ को दिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था और इसको भी मैनेज करेगी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। कई तरह की स्टीयरिंग कमेटीज़ भी इसके तहत बनाई गई थी, वो अभी चर्चा का विषय नहीं है। तो ये प्रसाद और स्वदेश दर्शन स्कीम, ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स यहाँ पर रही हैं। अगर आज की डेट में आपसे कोई पूछे कि भाई कल्चर को लेकर के आप किन किन क्षेत्र में काम कर सकते हैं और कल्चरल टूरिज्म कैसे कैसे विकसित हो सकता है, तो कल्चरल टूरिज्म के कई आयाम हैं। योगा है, आयुर्वेद है, एंशिएंट लाइब्रेरीज़ है, टेम्पल्स हैं, भारत के जितने भी त्यौहार हैं, फेयर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, सेक्रेड ग्रोव्स हैं, मोनेस्ट्रीज़ हैं, सेक्रेड रिवर्स एंड लेक्स हैं, एंटीक एंड हैंडीक्राफ्ट है, म्यूज़िक एंड डांस है। अब मैं इनके ऊपर विस्तार में बात करूंगा और आपको इस बजट से जुड़े हुए सरकार ने जो फंडिंग दी है, इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और भारत को इसका कैसे लाभ होगा, किन क्षेत्रों में लाभ होगा, सामाजिक आर्थिक पिछड़े लोगों को इसका क्या लाभ होगा, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। चलिए अब हम अपना व्यू पॉइंट इसके ऊपर रखते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है, कल्चरल टूरिज़्म ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट टर्म है आज की डेट में जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर इस पॉइंट पे बहुत फेमस है। देखिए ये ऐसे भी कहा जा सकता है कि आप अपनी संस्कृति को अर्थव्यवस्था में ढाल देना चाहते हैं, तो इसे संस्कृति की अर्थव्यवस्था से भी जोड़ सकते हैं। राज्यसभा टीवी पीछे बहुत पहले इसका एक एपिसोड भी आया था। तो ये आप अपने कल्चर को इकोनॉमी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे होता है ये, इसको समझते हैं। देखिए अगर आप अपनी कंट्री को देखें तो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ज़रूरी है, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वीकर है, मार्जिनलाइज्ड है, जो रिमोट एरियाज़ में एग्जिस्ट कर रहा है कंट्री के, रूरल एरियाज़ में, ट्राइबल पॉकेट्स में, फॉरेस्ट ड्वेलर है। अब उनके तक आप वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के अब तक जा नहीं पाए, जिसकी वजह से कई हमने असामाजिक गतिविधियां भी देखी, डिस्टर्बेंसेस हुई कंट्री लेवल पर। ये पहली प्रॉब्लम थी कि उन तक इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे पहुंचा नहीं। दूसरी समस्या, वो भी सोशली उतने अडेप्टेबल नहीं थे इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू फॉर्म ऑफ इकोनॉमी और गवर्नमेंट को लेकर के। उनको लगता था कि उनका कल्चर, कस्टम और मैनर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो वो हमने अपने आप को हमेशा एक आइसोलेटेड पॉकेट के तौर पर ही प्रिजर्व करते रह गए। ऐसे में उन लोगों का विकास कैसे किया जाए, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज से प्रेशर कैसे रिलीज़ कराया जाए, कैसे उन लोगों को भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन और मार्जिनलाइज्ड एरिया से निकाल के आगे मुख्य धारा में लाया जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो केवल रोज़गार उत्पन्न करना देश में बड़ा प्रश्न नहीं है। रोज़गार किन लोगों का किया गया है, किनको दिया गया है, किस क्षेत्र का हुआ है और रोज़गार किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर किसी को आप एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरियों के तौर पे नहीं दे सकते, उसके लिए सोशल एजुकेशनल प्रोग्राम्स बने हुए हैं, उस पर सरकारें काम भी करती हैं। मुद्दा ये है कि आप बदलते हुए ज़माने के साथ कैसे नए एवेन्यूज़ आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे नए इनकम के सोर्सेज, नए इकोनॉमिक पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें
कल्चरल टूरिज़्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। कैसे ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है? देखिए, आपके भारत में कितना हेरिटेज है, कितना सांस्कृतिक धरोहर है, कितना कल्चर है आपके पास। सबसे पहले तो आप अपनी कंट्री का साइज़ देखिए कि कंट्री का साइज़ कितना एक्सटेंसिव है। ऑलमोस्ट सब कॉन्टिनेंटल साइज़ की कंट्री है। इसके अलावा आप अपनी कंट्री की डाइवर्सिटी देखिए। किस क्षेत्र को मैं कल्चर के तौर पे छूऊं, जिसको छूता हूँ वही मुझे कम लगता है अपने आप के ज्ञान के माध्यम से। 122 मेजर लैंग्वेजेस हैं, 1539 अदर लैंग्वेजेस, और इसमें से अब तक हम 22 लैंग्वेजेस को ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे पाए हैं 8th शेड्यूल के अंदर, 22 भाषाएँ। तो ये आपका हेरिटेज नहीं है, ये भाषाएं, इनको समझिए आप। लगभग 8000 प्रकार के तो खाने ही हैं, कुलिनरी आइटम्स। ये मैंने ऊपर से बताया। अभी सब कल्चर में, माइक्रो कल्चर में जाएंगे तो वो कितने हो जाएंगे आप सोच ही नहीं सकते। तो आपके देश का जो कुजीन है, जो कुलिनरी है, जो खान पान है, क्या ये कल्चर नहीं है? ये कल्चर है। आप अपनी कंट्री की एंशियंट एस्पेक्ट से ऑब्जर्वेशन लीजिए तो कितने एंशियंट है आप। वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में आप काउंट होते हैं। कॉटन दुनिया को आपने दिया। एग्रीकल्चर 8000 BC से हो रहा है, नियोलिथिक एजेस से। भीमबेटका की गुफाओं की बात कर लें, चाहे आप सोहन नदी घाटी के उन सभ्यताओं की बात कर लें, कितने पौराणिक हैं आप, कितने पुराने हैं आप। ये कल्चर नहीं है? आगे बढ़ते हैं। कई डायनेस्टीज़ आपने देखी और उन डायनेस्टीज़ में एक से एक डेवलपमेंट, चाहे फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य रहा हो और अशोक के अधीन बुद्धिज़्म का विकास, चाहे वो एडिक्ट्स हैं, चाहे वो स्कल्पचर्स हैं। इसके बाद गुप्त दौर का स्वर्ण काल, जिसके तहत आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक से एक विकास किया। उज्जैन की वो प्रयोगशाला जहाँ से एक शख्सियत भारत की निकली, चाहे फिर वो आर्यभट्ट थे, चाहे वराह मिहिर थे, चाहे भास्कराचार्य थे, चाहे ब्रह्मगुप्त हैं। क्या ये आपके देश की सांस्कृतिक धरोहर नहीं है? है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बदलते भारत की नई तस्वीर, कई विदेशी, कई भारत पर आक्रमण, भारत में आते चले गए, यहाँ की सभ्यता में मिलते चले गए, और एक फ्यूजन ऑफ कल्चर, एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर अरबों के, तुर्कों के, अफ़गानों के, मुग़लों के आक्रमणों से उत्पन्न हुआ, और जिसमें बाद में यूरोपीय रंग घुला, और आज आपके सामने ये फुली डाइवर्सिफाइड भारत खड़ा है। अपनी कई मोनेस्ट्रीज़, कई धर्मशाला, कई खानकाहें, कई मस्जिदें, मज़ारें, मंदिर, कई तरह के मकबरों को लेकर के। क्या ये सांस्कृतिक धरोहर नहीं है? ये है। तो इंडिया के पास एक बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है, एक बहुत ही एक्सपेंसिव जोग्राफिकल लैंडमास है, एक बहुत ही डाइवर्स क्लाइमेटिक रीजन है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट रेनफॉल रिजिम है, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चरल हिस्ट्री, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडिंग रूट्स, उनसे जुड़ी हुई संस्कृति, और उसके तहत भारत में उत्पन्न हुए एक से एक सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, बुद्धिज़्म का जन्म होना, जैनिज़्म का जन्म होना, आगे चलते हैं भक्ति और सूफी संप्रदायों का जन्म होना, एक एक भारतीय धर्म के आगे कई सेक्ट, और हर सेक्ट अपने आप में एक सांस्कृतिक धरोहर को लिए हुए। ये बुद्धिज़्म ही तो है जो भारत की ग्रेटर इंडिया की छवि को स्थापित करता है। आज बुद्धिज़्म साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, कई क्षेत्रों में फैल चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था। ऐसे में कई मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो पाम लीव्स पे लिखी गई, बर्च लीव्स पे लिखी गई, ताड़पत्र, भोजपत्र। कितनी भाषाओं का मैं जिक्र करूं, प्रत्येक भाषा में आपके पास एक से एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट लिखा हुआ पड़ा है। तो ये क्या कोई कम छोटी सांस्कृतिक धरोहर है आपकी? तो इस दिशा से अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत पोटेंशियल है कल्चरल टूरिज़्म के माध्यम से, चाहे वो इतिहास के माध्यम से देखें, चाहे वो धार्मिक परिदृश्य में देख लें, चाहे फिर वो सांस्कृतिक तौर पर आप देख लें। तो आपको हर जगह पर एक डाइवर्सिटी और एक इम्पैक्ट नज़र आता है सोसाइटी के वाइब्रेंट कलर्स का। जिसमें अगर हम योग की बात करें तो आज 21 जून इंटरनेशनल योगा डे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर किया गया।
ये एक इम्पॉर्टेंट टूल भी हो सकता है इंडिया को एज अ सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करने का। भारत के 6 सांस्कृतिक दर्शनों में से पतंजलि ऋषि के द्वारा योग शास्त्र देना ये बहुत बड़ी देन थी। योग चाहे वो राज योग है, हठ योग है, क्रिया योग है, तीनों तरह के योग भारत के हर कोने में होते हैं और भारतीय देन है ये पूरे विश्व को। आज योग पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समागम आयोजित करके मनाया जाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री के तौर पर आज उभर रहा है। आज कई ऑनलाइन योगा क्लासेस हैं, आज कई फिल्मी सेलिब्रिटीज़ अपनी योगा सीडीज़ रिलीज़ कर रहे हैं। कई तो आपको पता भी है, बाबा रामदेव कितने मशहूर हुए, किससे हुए? योग के माध्यम से। कहाँ से कहाँ उनका कारोबार चला गया। तो योग अगर आप आइडेंटिफाई करें तो बहुत बड़ा देश का एक ऐसा वर्ग जो हो सकता था कि बेरोज़गार रहता, लेकिन अगर आप उसे बेटर ट्रेनिंग दे दें, उसका मॉडर्नाइजेशन करें, उसे बेटर एक्सपोज़र दें सोसाइटी का और उसकी आर्ट को एक एक्सपोज़र दें इंटरनेशनल लेवल पर, तो योग को अपना करके उसे एक उपजीविका का साधन दे सकते हैं। योगा एक लाइवलीहुड का सोर्स हो सकता है और योग उसके कल्चर, कस्टम, मैनर को प्रिजर्व करने का एक ज़रिया भी हो सकता है। योग मोक्ष प्राप्ति का आधार भी है। योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्त होते हैं, ऐसा योग शास्त्र में कहा गया है। तो कुल मिलाकर के आप क्या कर रहे हैं? आप एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व कर रहे हैं, आप एक सेक्शन को टैलेंटेड बना रहे हैं, स्किल्ड बना रहे हैं और उसे सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहे हैं, वो अपना रोज़गार स्वयं कमा सकता है और भारतीय छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो रही है। इंडिया एक सॉफ्ट पावर के तौर पर विकसित हो रहा है और इंडियन कस्टम, कल्चर, मैनर पूरे विश्व भर में एक लेवल पर पेनिट्रेट कर रहा है। तो ये आपके कल्चर का सामर्थ्य होता है। कल्चर वो जो सरहदों से परे होता है, कल्चर वो जो किसी भी राज शासन के अधीन नहीं होता। भारत चाहे कई बार कई शासकों के तहत गुलाम भी रहा हो, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, वो भौगोलिक क्षेत्र है जो गुलाम रहता है, ये संस्कृति है जो कभी गुलाम नहीं रही। इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर कभी किसी ताकत का गुलाम नहीं रहा और वही ट्रेडिशन और वही कल्चर है जो भारतीयता को जिंदा रखे हुए था और वही भारतीयता है जो डाइवर्सिटी में यूनिटी का बेसिस है। आयुर्वेद, आज आयुर्वेद के क्षेत्र में क्या नहीं है भारत के पास? पूरे विश्व भर में आज हर्बल मेडिसिन्स का एक दबदबा है। कई तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से कई तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ेस का जन्म हो जाना, उसके बाद कई तरह के नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स। मैं किसी तरह की मेडिसिन पद्धति का यहाँ पर आलोचना नहीं करना चाहता, हर किसी का अपना अपना महत्व है, लेकिन आयुर्वेद ने अपनी एक प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया वापस से। आज दक्षिण भारत, केरला के डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने में कामयाब हुए हैं और उसका एक कारण यही है उनकी कॉम्प्रिहेंसिव आयुर्वेद रिसर्चेस। कई तरह के लोकल ट्राइब मेम से डाटा कलेक्ट करके कई तरह की औषधियों का विकास करना, उन औषधियों पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसे डायरेक्ट टारगेट अप्रोच के तहत डेवलप करना ताकि वो डिज़ीज़ सेंट्रिक हो जाएं और आयुर्वेद के माध्यम से कई तरह की नाड़ी शुद्धि और बाकी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए आप आज की डेट में एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुके हैं। तो आयुर्वेद एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया है। सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया और आयुष मंत्रालय के तहत इसका विकास किया गया। आज विश्व भर में आयुर्वेद इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो ये आपके कल्चर को सहेजना, आपके पूरे भारत भर में कई वैद हैं, कई हकीम हैं, कई तरह के लोकल नॉलेजेस हैं, वो सभी नॉलेज को अगर हम एक लेवल पर स्ट्रीमलाइन कर सकें, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें, तो ये आपके कल्चर को कंजर्व भी करेगा। आपकी कंट्री की स्पेसिफिक इश्यूज़ को समझते हुए जो आपके जीन्स हैं, जो आपका क्लाइमेटिक सिस्टम है, जो आपका ग्रोथ पैटर्न रहा अब तक, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी नेचुरल जड़ी बूटियाँ, चाहे वो दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, कुछ भी रहा हो, इन सभी को आपकी पीढ़ियाँ कैसे इस्तेमाल करती आईं, ये ज्ञान अगर यदि आप तक पूर्णतः सही रूप में पहुँच जाए और आप इसका सही मात्रा में सही ढंग से इस्तेमाल प्रतिदिन करना शुरू कर दें, तो बहुत सी बीमारियों से तो आप वैसे ही विमुक्त हो जाए। इसीलिए आयुर्वेद एक इम्पॉर्टेंट तरीका है नेशनल हेल्थ को इम्प्रूव करने का,
एक इम्पॉर्टेंट तरीका है बहुत से बेरोज़गारों को रोज़गार देने का। एक इम्पॉर्टेंट वे है हमारी अब तक अंडर डेवलप्ड एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम, और जिसे आप इंग्लिश मेडिकल सिस्टम कहते हैं, उससे बर्डन थोड़ा रिलीज़ करके दूसरी तरफ आने का, और आपकी रेजिलियंस, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने का। तो ये कई तरह के मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आता है, और ये भी कल्चरल टूरिज़्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आयुर्वेद। एंशियंट लाइब्रेरीज़, आपके भारत में कई लाइब्रेरीज़ एग्जिस्ट करती हैं, और उन लाइब्रेरीज़ में से कुछ का नाम मैं आपको बताऊं, किस भाषा में, चाहे वो सोशियोलॉजी की बात करें, चाहे मेडिसिन की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, चाहे कई तरह की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, किस भाषा में आपको उसके अंदर लिखा हुआ लिटरेचर नहीं मिलता, आप सन्न रह जाएंगे। एक से एक इतिहास का ज्ञान उन लाइब्रेरीज़ में पड़ा है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, सरस्वती महल ओरिएंटल लाइब्रेरी तंजावुर। ये मैंने जस्ट कुछ नाम बताए हैं। एक से एक भाषाओं में, चाहे वो तेलुगु है, चाहे तमिल है, चाहे कन्नड़ है, संस्कृत है, हिंदी है, चाहे पंजाबी है, चाहे इंग्लिश है, फ्रेंच भी, हर भाषा में आपके पास लिखे हुए वो बुक्स हैं जिनकी रिसर्च एंड स्टडीज़ करके आप किस लेवल तक सामाजिक समस्याओं का हल, राजनीतिक सुझाव, दवाएं, समाज के ताने बाने को समझने के क्षेत्र में, और इतिहास का सही ज्ञान, जिसके तहत आज आपकी कंट्री में जितने भी सोशल स्ट्राइफ्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं। इसके लिए ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। विश्व भर से कई रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन्स, कई वैज्ञानिक इस तरह के लिटरेचर और टेक्स्ट को अपनी भाषाओं में कन्वर्ट करके आज की डेट में स्टडी कर रहे हैं, उन पे शोध कर रहे हैं, और भारत का यही खजाना एक तरह के कल्चरल टूरिज़्म का आधार भी है। बहुत सारे लोग भारत आते हैं, इन जगहों पर जाते हैं इन चीज़ों को पढ़ने, जानने और सीखने के लिए। आपके टेम्पल्स, आपके मंदिर, एक से एक मंदिर भारत में। वैसे सही मायने में अब तक अगर आप कल्चरल टूरिज़्म की बात करें, तो टूरिज़्म, संस्कृति की अगर हम बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, तो ये टेंजिबल और इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल तो दिखता है, यानी कि कोई चित्रकला है, कोई मॉन्यूमेंट है, ये चीज़ें दिखती हैं। इनटेंजिबल यानी कि कोई कहानियाँ हैं, कोई सिंगिंग है, कोई डांस फॉर्म है, ये दिखता नहीं है, ये आप अनुभव कर सकते हैं एक तरह से। तो इस तरह से अगर आप टेंजिबल की बात करें, तो टेम्पल अब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया रहा है भारत का, चाहे फिर वो अजंता एलोरा की गुफाएं रही हों, केव्स रही हों, चाहे फिर वो खजुराहो के मंदिर हों, चाहे पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो। ये मैंने वो मंदिर बताए जो अक्सर रिसर्च पेपर्स में छपते रहते हैं, लेकिन भारत के एक से एक मंदिर, चाहे वो शिव मंदिर है तंजौर का, जिसे आप मानते हैं कि उसे राज राजा चोल के द्वारा निर्माण कराया गया था। इट वाज इम्पॉर्टेंट टेम्पल, उसका अपना आर्किटेक्चरल हिस्ट्री है, और हमारे हिस्ट्री के लेक्चर में उसके ऊपर डिटेल में बताया गया है। चाहे वो गंगईकोंड चोलपुरम का टेम्पल है जो राजेंद्र चोल ने बनाया है दक्षिण तमिलनाडु में, फिर चाहे वो निष्कलंक महादेव मंदिर है जो समुद्र के भीतर है गुजरात में, चाहे वो कलर बदलने वाला शीर भवानी मंदिर है कश्मीर का, देखिए रंग बदलता है इसका सूर्य की गति के साथ साथ। तो ये निष्कलंक महादेव मंदिर गुजरात का, शीर भवानी कश्मीर का, चाहे वो कैलाशनाथ मंदिर है अजंता एलोरा का, ये सब जो आपके कंट्री के एक से एक टेम्पल्स हैं, ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास लिए बैठे हैं कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भारत ने किस दिशा में कार्य किया, कैसे इतनी लेबर ऑर्गेनाइज की गई, कौन सी टेक्नोलॉजीज उस समय वर्क की गई, सिंगल स्टोन को कार्व आउट करके ऊपर से छेनी से छीलते हुए ज़मीन तक जाते हुए एक मंदिर का निर्माण कर देना, विमान स्टाइल के टेम्पल, और वो भी पगोड़ा शैली में, इतने सारे पिरामिडल स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक खड़ा करते चले जाना, द्रविड़ शैली के मंदिर हों, चाहे नागर शैली के मंदिर हों, चाहे कोई भी, ये जितना भी आपके कंट्री का ये मॉन्यूमेंटल हिस्ट्री, जिसमें कि टेम्पल आर्किटेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, शुरू से लेकर के अब तक, ये आपकी कंट्री के कल्चरल टूरिज़्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए मैंने बताया भी कि जो इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट हैं उसके लिए प्रसाद स्कीम है, जिसके तहत इन मंदिरों के आसपास सभी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे ताकि ये मंदिरों का विकास हो और रोज़गार यहाँ पर उत्पन्न हो।
और आपके सामने सीधा सीधा उदाहरण है, अगर आप वैष्णो देवी श्राइन की बात करें, वहाँ पर कितना रोज़गार उन लोगों के लिए है कटरा इलाके में, अगर वो ना होता तो रोज़गार कहाँ से आता। तो ये सीधे सीधे रोज़गार से जुड़ा हुआ मामला है, विकास से जुड़ा हुआ मामला है। फेयर्स, देखिए मेले, आपको मैं बता दूं कि सरकार का ये दावा है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट की अट्रैक्शन के तौर पर भारत में जितना भी इंटरनेशनल टूरिस्ट आया उसमें से 40% इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है उसका जो फोकस्ड एरिया रहा वो हमारे देश के मेले और त्यौहार रहे। मेले और त्यौहार, देखिए पूरे विश्व भर में एक नई चीज़ आइडेंटिफाई की गई है कि टूरिस्ट बड़ी खुशी से मेले और त्योहारों की दिशा में जाना चाहता है। उसे त्यौहार अटेंड करने का बहुत शौक़ है, वो मेले अटेंड करना चाहता है। और इससे सीधा सीधा होगा क्या, देखिए बाकी के जो कल्चरल अट्रैक्शंस रहती हैं उसका एक एस्पेक्ट ये रहता है कि एक पीक सीज़न होता है टूरिस्ट की विज़िट करने का, कि टूरिस्ट एक ख़ास समय में ख़ास दौर में विज़िट करता है। लेकिन मेलों की एक खासियत है कि भारत त्योहारों का देश है। भारत में सावन से लेकर के वृक्ष पर पत्तियां आने, पत्ते जाने, उत्तरायण दिशा, दक्षिणायन दिशा, प्रत्येक तरह का त्यौहार भारत में आपको देखने को मिलेगा। ये त्यौहार कौन से त्यौहार हैं? ये कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, ये ट्रेडिशन से जुड़े हुए फेस्टिवल हैं। अगर इन फेस्टिवल्स को आप ऑर्गेनाइज़ करें, बेटर वे में इनकी मार्केटिंग की जाए, यानी कि इनका प्रमोशन किया जाए, इंटरनेशनल लेवल पे इनकी वैल्यूज़ को बताया जाए अगर, जिसके लिए आपको कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा, तो आप ये मान करके चलिए कि पहली बात तो वो कम्युनिटी जो मार्जिनलाइज थी, जिसे कोई जानता नहीं था, जिसकी धीरे धीरे आइडेंटिटी लूज़ हो रही थी, आप उस कम्युनिटी की आइडेंटिटी को रिस्टोर करेंगे। आइडेंटिटी ही रिस्टोर नहीं होगी, आप उसे एक डिग्निटी भी प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो फेयर जिस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है या जिस भी किसी रीजन से जुड़ा हुआ है, उन कम्युनिटी से जुड़े हुए डांस फॉर्म्स, पेंटिंग्स, आर्ट एंड कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, ये सारी चीज़ों का साथ विकास होगा, जिससे आपके देश की धरोहर, उसकी रिच हिस्ट्री के बारे में, कल्चर, कस्टम, मैनर के बारे में भारत ही नहीं पूरे विश्व को ज्ञान होगा। और इससे भी भारतीय अस्मिता बढ़ेगी, आपका स्तर बढ़ेगा। और अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि एक स्वरोजगार की योजना वहाँ पर खुद ही शुरू हो जाएगी उस क्षेत्र में, अगर ये होगा। तो ये त्यौहार अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक तो टूरिस्ट सीज़न को एक्सटेंड कर देते हैं, लंबे चलने शुरू हो जाते हैं, कई आर्टिस्ट अपनी आर्ट को परफेक्ट कर जाते हैं, कई तरह के हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर सेल होते हैं, कई तरह के डांस फॉर्म्स आप दिखाते हैं, तो वो आर्टिस्ट जो आज कल्चर और ट्रेडिशन पे फोकस ना होने की वजह से ख़त्म होते चले जा रहे हैं, वो घराने पुनः जीवित होंगे। उन आर्टिस्टों को जो पीढ़ियों से यही काम करते आए, दोबारा से रोज़गार मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, हमारे देश में अलग अलग नृत्यों के लिए अलग अलग तरह के घुंघरू होते हैं और हर घुंघरू का आकार प्रकार भिन्न होता है। घुंघरू किस साइज़ का हो, उसके अंदर जो छनक आनी चाहिए वो किस तरह से सेटिंग की जाए, वो कितना साउंड ले, कितना मेटल यूज़ हो, कितनी थिकनेस और कितना थिन रहे, आपको पता है इसके पीछे कितनी बारीकी लगती है, इसके पीछे उस लोकल आर्ट मैन की कितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगी, जो उसे पीढ़ियों से मिल गई थी, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई। लेकिन आज वो तबाही के आलम में है। आज ये चीज़ों के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं, और आज वो बहुत बड़ा वर्ग बेरोज़गार हो चुका है। ये छोटी छोटी बातें, एक एक घुंघरू से बनने से लेकर के वो घुंघरुओं का पूरा पटा बनना, और भिन्न डांस फॉर्म में इसकी क्या यूटिलिटी है, ये कैसे म्यूज़िक कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, कैसे आर्टिस्ट इसको अपनी भाव भंगिमाओं से जोड़ता है, ये क्या है, ये नॉलेज इंडस्ट्री है। इन चीज़ों पे रिसर्च करना, वो लोगों के पास जो पीढ़ियों का ज्ञान है उनसे वो ज्ञान लेना, उसे कंटेंट में ढालना, और वो कंटेंट अपनी टूरिज़्म की वेबसाइट के ऊपर पुटअप करना, ताकि अगर कोई टूरिस्ट उस चीज़ को विज़िट कर रहा है या आपके देश में आ रहा है या जान रहा है, समझ रहा है आपको, तो वो उन चीज़ों को पढ़े, जाने, और उसके पीछे की तकनीक, उसके पीछे के सांस्कृतिक महत्व, उसके पीछे के इतिहास को अंडरस्टैंड करे। तभी तो आप उसे एक हाई वैल्यू एक्सपीरियंस दे पाएंगे, और तभी तो वो जो आर्टिस्ट है उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल होगा, और आगे उसकी पीढ़ियां भी उस आर्ट फॉर्म को अपनाएंगी,
अदरवाइज़ वो उस आर्ट फॉर्म को कभी नहीं अपना पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो नॉन रेम्यूनरेटिव है। इसके साथ साथ वो डिग्निटी भी नहीं दे रहा। तीसरा, आइडेंटिटी कोई नहीं है, वो गुर्बत में जी रहे हैं, कहाँ बैठे हैं कोई जानता ही नहीं है उनको। लेकिन ये सब कैसे विकसित होगा? जब घुंघरुओं की मांग बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? जब हम त्योहारों को, मेलों को और बड़े स्तर पर प्रमोट करेंगे। कैसे ये होगा? जब हम उसमें निहित क्या क्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लाभ हैं उन्हें पहले फिगर आउट करेंगे। कैसे फिगर आउट करेंगे? जब हम उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन यही है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का, टूरिज़्म का। लेकिन कमी कहाँ पर है? जब किसी को पता ही नहीं होगा कि घुंघरू का आकार इस तरह से कलाकार की भाव भंगिमाओं से जुड़ा है, तो वो उस घुंघरू में इंटरेस्ट ही क्यों लेकर आएगा? क्यों लेकर के आएगा? वो क्यों ये जानना चाहेगा कि भारत में एक खास रीजन के कुछ खास कलाकार हैं, और वो भी हस्त कलाकार, जो घुंघरू बनाना जानते हैं, और कोई ये नहीं कर सकता। जब उसको इसके पीछे कारण बताए जाएंगे तो इसकी क्यूरियोसिटी पैदा होगी, एंथुसिज्म आएगा, तभी वो उसके बारे में जानेगा। जब वो इन चीज़ों को जानेगा तभी वो इसकी ओर आना चाहेगा, इनके साथ रहना चाहेगा, इनको समझना, जानना चाहेगा। तो यही तो है एक टूरिज़्म। लेकिन ये सब विकसित करने के लिए आपको इस क्षेत्र में अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए तो यूनिवर्सिटी लाई जा रही है। हेरिटेज यूनिवर्सिटी लाने का पर्पज़ ही क्या है? ट्रेंड स्टाफ चाहिए, क्वालिफाइड लोग चाहिए जो हमारे मॉन्यूमेंट्स, हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हमारे म्यूज़ियम्स, इनके ऊपर बेहतर वे में स्टडी कर सकें, समझ पाएँ, जान पाएँ कि इन चीज़ों का महत्व क्या है। उसी के तहत फिर हम अपने मेले और त्योहारों के माध्यम से इन कलाओं का मंचन कर पाएँ, लोगों के सामने रख पाएँ, और लोग उसके महत्व को समझें। और यही एक तरीका है रोज़